नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों की पदार्थ विज्ञान में प्रथम चैप्टर जो कि आपके एनसीआई सम सिलेबस में मेंशन्ड है, आयुर्वेद निरूपण, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक एक चीज आपके एनसीआई सम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, उससे ना ऊपर ना नीचे। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर शैलेंद्र पटेल, शाश्वत आयुर्वेदा। बच्चों में आज की जो क्लास है ना, वो आप लोगों को एक नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा मैं, अपना हैंडमेड नोट्स के द्वारा। एक्चुअली बुक्स में बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। उसको हमें ध्यान में रखते हुए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है जो आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको दे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बेटा। आज का जो चैप्टर आपका है आयुर्वेद निरूपण। मैं आपसे बता दूं, आयुर्वेद का निरूपण, आयुर्वेद क्या होता है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आयुर्वेद होता क्या है। तो बेटा आयुर्वेद क्या होता है कि साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। और निरूपण का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंटेशन। मैं आपको एक एक शब्दों का मतलब, उसका क्या यहाँ पर मतलब बन रहा है, उसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको आयुर्वेद का निरूपण बता दिया कि डिस्क्रिप्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर जो आपको सिलेबस में आपके आता है, वो आता है कि आयुर्वेद का, आयु का लक्षण, सॉरी आयु का लक्षण। आयुर्वेद पर आने से पहले हम आपको बता रहे हैं आयु, आयु का लक्षण क्या होता है। तो पहले हम श्लोक पर जाने से पहले मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ये चार चीजें देखिए क्या क्या कह रहा है। शरीर मतलब बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, सत्व मतलब हमारा माइंड, आत्मा मतलब होती है अपनी सोल। इन चारों को संयोग को हम आयु कहते हैं। श्लोक पर देखेंगे, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। बेटा ये जो नीचे की लाइन लिखी गई है, नित्य धारी जीवित नित्य अनुबंध, ये इस आयु के पर्याय हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ कि आयुर्वेद का लक्षण क्या है। आपको जानने की जरूरत है कि आयुर्वेद का लक्षण, जो कि आपके एनसीआई सब में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। लक्षण मतलब होता है बेटा डेफिनेशन, आयुर्वेद किसको कहते हैं। सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे। हिंदी में क्या लिखा गया है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चार प्रकार के आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है, तथा इन आयु का जो मान है और इस आयु का जो स्वरूप है वो बताया जा गया हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद क्या है, एक साइंस है। आयुर्वेद क्या है कि एंशियंट मेडिकल साइंस है, जिसके अंतर्गत हम, हित मतलब होता है बेनिफिशियल, अहित मतलब होता है हार्मफुल, सुख मतलब होता है हैप्पी और दुख मतलब होता है अनहैप्पी। इन चार प्रकार की जो आयु होती है ना बेटा, उनके लिए क्या हित है, क्या अहित है, इस चीज का डिस्क्रिप्शन जहां मिलेगा आपको, उसको कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है, मैं आपको आपके सिलेबस के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको आयु बताया, आयु बताने के बाद सेकंड पॉइंट आपका आते हैं आयुर्वेद का लक्षण। मैंने आयुर्वेद का लक्षण बता दिया आपको। नेक्स्ट हम आते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन मतलब होता है कि बेटा जो हम ये आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे आप लोग हो, जो आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हो यहाँ पर, आखिरकार उस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जब इस आयुर्वेद को इस लोक में लाया था, तो उसका क्या प्रयोजन था, क्यों लाए थे आयुर्वेद को, क्या पर्पज रहा होगा इसका। तो हम पहले इसका हिंदी समझेंगे कि आयुर्वेद के बेटा दो प्रयोजन बताए गए हैं। पहला प्रयोजन ये होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन होता है कि रोगी व्यक्ति की रोग की शांति करना। ये श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपसे, ये श्लोक अभी तक तीन श्लोक आ चुके हैं, तीनों के तीनों श्लोक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस श्लोक को याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बेटा आयुर्वेद के प्रयोजन में दो प्रयोजन, पहला जो बताया जा रहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य की रक्षा करना,
आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुर मतलब होता है रोगी, विकार मतलब रोग, प्रशमन मतलब होता है शांति। रोगी व्यक्ति के रोग की शांति होता है। ये दो प्रयोजन होते हैं आयुर्वेद के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके जो एनसीईआरटी सिलेबस में पॉइंट है, लक्षण व सिद्धांत। लक्षण व सिद्धांत क्या होता है, मैं आपको बता दूं। तो बेटा, लक्षण और सिद्धांत में पहले हम सिद्धांत आपको बता रहे हैं। सिद्धांत मतलब होता है कि का लक्षण मतलब होता है कि सिद्धांत का डेफिनेशन क्या है। मैं हिंदी में पहले बता दूं सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत होता क्या है, एग्जामिनर होते हैं ना बेटा, एग्जामाइन करते हैं वो अपने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, एक किसी कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं वो, उसको बताते हैं कि ये फला कॉन्सेप्ट है। तो उस जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना सिद्धांत। हिंदी में क्या करा, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा मतलब प्रमाण एविडेंस के बेस पर उनको सिद्ध कर देना, और कर जो निर्णय निकलता है उसको सिद्धांत कहते हैं। नहीं समझ में आया आप? मतलब एग्जामिनर किसी भी चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट करके एक एविडेंस बेस्ड है, किसी चीज को प्रूव करता है, तो उस जो एविडेंस बेस्ड चीज है ना, उसको कहते हैं सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट पर हम आते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। इस सिद्धांत के क्लासिफिकेशन, इस सिद्धांत के भेद कितने होते हैं। तो आयुर्वेद में सिद्धांत के चार भेद बताए गए हैं। सॉरी, मैंने आपको सिद्धांत का श्लोक नहीं बताया, वो याद कर लेना आप लोग। सिद्धांतो नाम स यह परीक्षक बहुर्विधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। मतलब परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा, हेतु मतलब होता है प्रमाण के द्वारा, एविडेंस के द्वारा उसको प्रूव कर देना, वो निर्णय कहलाता है, निकलता है जो, उसको सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत के भेद मैंने आपको बताया, सिद्धांत के चार भेद होते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब होता है यूनिवर्सल थियरी। यूनिवर्सल मतलब होता है कि जो सिद्धांत है ना, वो हर जगह लागू होगा, हर जगह अप्लाइड होगा वो। कहीं भी किसी भी शास्त्र में आप जाओ पढ़ोगे, किसी भी शास्त्र में किसी भी साइंस से पढ़ने जाओगे, वो कॉन्सेप्ट लॉजिक। जैसे मैं कह दिया कि एक पिता और पुत्र से संतान की उत्पत्ति होती है, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, किसी कहीं भी जाओगे आप तो ये सत्य बात मिलेगी। प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है, नॉन यूनिवर्सल थियरी होती है ये। अधिकरण सिद्धांत क्या होता है, इम्प्लाइड थियरी होती है। अभी आगे मैं आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। और अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है बता, हाइपोथेटिकल, मान लिया जाता है ऐसा कि हाँ ऐसा होता होगा, तो उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। आयुर्वेद में चार प्रकार के सिद्धांत आपके एनसीआई सिलेबस में, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, जिसे सब विद्वान मानते हो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। जैसे मैंने कह दिया कि टाइफाइड जो फीवर होता है आपको, वो सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया से होता है, तो इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, दुनिया के हर विद्वान इसको एक्सेप्ट करता है। तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रतितंत्र सिद्धांत, कि जो भिन्न, जो अलग अलग शास्त्रों में ना, उसको अलग अलग रूप में बताया गया हो, नॉन एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, उसको कहते हैं प्रतितम सिद्धांत। एक आयुर्वेद में से रस होते हैं, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी हो, किसी ने 7 मानी है, किसी ने 3 मानी है, किसी ने 4 मानी है। तो अलग अलग शास्त्र में या अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों के द्वारा जब अलग अलग मत हो मिलता है, तो उस सिद्धांत को कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत, नॉट एक्सेप्टेड बाई एवरीवन। अधिकार सिद्धांत क्या होता है बेटा, कि वह सिद्धांत जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि दिन के बाद रात होता है, दिन के बाद रात होता है, तो ये अपने दिमाग में क्लियर हो गया कि रात में उल्लू भी निकलते हैं। ये मानना पड़ेगा हमें कि रात में उल्लू निकलते हैं, या रात में उल्लू निकलते हैं। हैं, हमने उल्लू को देखा है, इसका मतलब ये है कि रात हो चुकी है। दिन के बाद हमें मतलब वो सिद्धांत जिसके मान लेने पर हमें कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। जैसे आयुर्वेद में एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है बेटा, सॉरी, खरा एक मुक्त पुरुष होता है जो कामना रहित होता है, नो डिजायर ऑफ एनीथिंग। मुक्त पुरुष को कहते हैं जिसका किसी भी चीज में कोई डिजायर नहीं होता है। ठीक है। वो अनुबंधिक कर्म नहीं करता है। अनुबंधिक कर्म मतलब क्या होता है कि कोई गुड या बैड रिजल्ट वाले जो कर्म होते हैं ना, उसको करता ही नहीं है वो। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है। मतलब वो जानता है कि भैया कर्म का फल होगा,
ठीक है। और मृत्यु के पश्चात शुभ अशुभ के अनुसार हमें फल मिलता है। कहते नहीं है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो फल मृत्यु के पश्चात शुभ कर्मों का शुभ फल, अशुभ कर्मों का अशुभ फल। तो जो मुक्त पुरुष होता है वो अनुबंधित कर्म नहीं करता है। तो ये मान लिया जाता है कि मुक्त पुरुष जो होता है ना, वो उसको पता है शुभ अशुभ जो कर्मों के फल होते हैं ना वो मिलते हैं, इसलिए वो नहीं करता है। चौथा बात करेंगे मोटा, फोर्थ नंबर, वो आपका है अभ्युपगम सिद्धांत। हाइपोथेटिकल मान लो, जैसे किसी अप्रमाणित, अपरिचित, अनउपदिष्ट, अनसर्टिफाइड, अनटेस्टेड, अनइंस्ट्रक्टेड एवं अहेतुक बात, नॉट एविडेंस बेस्ड बात को वैध कर वाद विवाद में मान लेते हैं, उसको अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। कभी हम कह दिए कि ये ये मुख्य होता, ये प्रधान होता है, ये चीफ होता है, कभी कह दिए कभी ये चीफ होता है। ठीक है। तो अभ्युगम सिद्धांत बात भी हो, जैसे डिबेट चल रही है, चलो डिबेट सामने वाला कह रहा है कि नहीं पांच होते, तुम कह रहे हो चार हो रहा है, ठीक है भाई तुम ही सही हो, मतलब मान लिया जाता है अभ्युगम से। हाइपोथेटिकल है वो। ठीक है। क्या सत्य है क्या सत्य है वो तो बात की बात है, लेकिन मान लो उस टाइम पर जिस टाइम हम डिबेट चल रही है, उस टाइम एक कंक्लूजन निकाल के किसी एक चीज को मान लिया जाता है, बीच का रास्ता जिसको कहते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली होता है वो। नेक्स्ट पर हम आते हैं बेटा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस, आपके सिलेबस में है, आपके ये एनसीआई सम सिलेबस में है, इसको जानना बहुत जरूरी है बेटा। महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत और उसका महत्व क्या है, आयुर्वेदा में जो महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत है उसका महत्व क्या है उसको जानना जरूरी है। एक लाइन में आपसे बता दूं, जो आयुर्वेद है ना, ये शाश्वत है। आप जिस ट्यूटर से पढ़ रहे हो उस ट्यूटर की कोचिंग का नाम भी शाश्वत आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि इसके सिद्धांत जो होते हैं वो शाश्वत और नित्य है। शाश्वत होता है इटरनल, एवर लास्टिंग, कभी ना बदलने वाला, कभी बदले ही ना। शाश्वत मतलब क्या होता है, नित्य मतलब होता है बेटा एवर लास्टिंग, और शाश्वत मतलब होता है इटरनल, मतलब अमर है। ठीक है। बात करते हैं कौन कौन सिद्धांत है आयुर्वेद के। तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत में आते हैं, प्रमुख सिद्धांत है पंच महाभूत सिद्धांत। मैं आपसे नाम याद करवा रहा हूँ, आप नाम याद करिए। पंच महाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, सप्त धातु सिद्धांत, षडरस सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत, त्रिदंड सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, पंच पंचक सिद्धांत। होने को तो बेटा बहुत सारे सिद्धांत होते हैं इस आयुर्वेद में, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत है जिनको जानना आपके लिए मस्ट मस्ट मैंडेटरी है, आपको जानना ही चाहिए, वो आप में यहाँ पर कुछ सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। अब डिटेल में मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने चलता हूँ। पहला है पंच महाभूत सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पंच मतलब पांच, और महाभूत मतलब होता है कि महाभूत। बताऊंगा क्या होता है महाभूत। बेटा पंच महाभूत जो सिद्धांत है ना, उसके सामने देखिए लिखा गया है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत वो सिद्धांत जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब जितने भी विद्वान होंगे इस दुनिया में ना, हर कोई सिद्धांत को मानेगा कि यस, ये जो होता है एविडेंस बेस्ड है, ये इसमें कोई दाएं बाएं की चीज नहीं है, ये सत्य है, ये सही है। तो अनेक सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत ये होता है पंचमहाभूत सिद्धांत। ठीक है। पंचमहाभूत क्या होता है, पंच मतलब पांच, महाभूत कौन कौन से होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच चीजों को मिलाकर पंचमहाभूत कहते हैं। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक कारण रूप होता है, एक कार्य रूप होता है। कारण रूप क्या होता है, जो बहुत ही एटॉमिक, मतलब माइन्यूट, बहुत ही माइक्रो हो, बहुत छोटा हो। परमाणु रूप होता है वो नित्य होता है, कांस्टेंट। अच्छी एक बात बताओ बेटा, परमाणु से छोटा कुछ हो सकता है क्या, एटम से छोटा कुछ हो सकता है क्या, है? एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, एटम को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। तो जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है ना, जो सबसे छोटा से छोटा, जो माइक्रो होता है एकदम, वो कारण रूप होता है। मतलब कारण रूप ही मिल करके कार्य रूप बनाते हैं किसी भी ड्रग का। हमारी बॉडी है ना, लीवर किडनी स्प्लीन स्टमक, जी क्या कहते हैं उसको, माउथ, टीथ टंग, इन सब चीजों से मिलकर बनी है। तो जिन चीजों से मिलकर बनी है ना, उनको कारण कहते हैं। और जो बनती है आगे चल के, ये बॉडी पूरी बनती है, ये बॉडी कार्य है। ठीक है। तो कारण रूप आयुर्वेद में एटम्स को माना गया है। अच्छा आप भी जानते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, एटम। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेट। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, एटम जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है। तो वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो इस ब्रह्मांड, जो इस सृष्टि का निर्माण कर रहा है, उसको कहा गया है कारण। और जिन उससे जितनी भी चीजें बनती हैं, अनंत चीजें बनती होंगी, सब बॉडी से लेकर मेज टेबल कुर्सी, जितनी भी ब्रह्मांड की आप बॉडी देख रहे होंगे, सब उसी माइक्रो या एटॉमिक चीजों से मिलकर बनी होती है। तो जिनसे मिलकर बनी हुई उनको कारण, और जो बनती हैं उनको कार्य कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, ये पंच महाभूत जो होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका सीक्वेंस आपको बहुत बहुत, देखिए लिखा है सीक्वेंस इज मैंडेटरी, सीक्वेंस अनिवार्य है आपको, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसको उसी सीक्वेंस में याद करना है आपको। आकाश का गुण क्या होता है, शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। यानी कि जो हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके, इनमें कौन से महाभूत होते हैं, तो वो आपको बताया गया है कि जैसे शब्द है ना, ये क्या कहते हैं, शब्द है, तो शब्द में कौन कौन होते हैं, आकाश महाभूत होता है, ठीक है, ये आपको बेटा जानना होगा, ठीक। ये होगा सब स्पर्श में वायु होगा। तो शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग धातु और धातु की उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है, मैंने आपको बता दिया कि आयुर्वेद में किसी भी चीज की उत्पत्ति का जो कारण होता है वो पंच महाभूत होता है। इसलिए तो इसको कहा गया ना मौलिक सिद्धांत। जब आपका ये शुरू कर रहा था मैं सिद्धांत के बाद कि कुछ प्रमुख मौलिक सिद्धांत, तो पहला प्रमुख मौलिक सिद्धांत में आपको मैंने क्या बताया बेटा, पंच महाभूत सिद्धांत। एक टर्म आता है भूतानुप्रवेश, भूता अनुप्रवेश। होता क्या है कि जो हमने ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पढ़ा, ये पंच महाभूतों का जो क्रम पढ़ा है एक हमने, तो भूत अनुप्रवेश मतलब क्या होता है बेटा ना, कि अगले वाले में पहले वाले का अंश होगा। मतलब जैसे हमने कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो वायु में आकाश का, अग्नि में आकाश और वायु दोनों का, जल में आकाश वायु अग्नि तीनों का, और पृथ्वी में बात करेंगे तो आकाश वायु अग्नि जल, इन चारों का गुण होगा। इसको कहते हैं भूतान प्रवेश। पूर्व वाला महाभूत आगे वाले महाभूत में प्रवेश करता है, इसलिए आगे वाले महाभूतों में अपने गुण के साथ साथ पीछे वाले के भी गुण आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगला वाला पहले वाले सारे गुण भी रखता है। जो अगला वाला होगा, जैसे आकाश वायु अग्नि है ना, वायु जो होगी ना वो आकाश का भी गुण रखेगी, ठीक है। ये होता है आपका यहाँ पर पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता। मैं आपसे बता दूं चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिए। पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता, पहला उपयोगिता होता है गर्भ की उत्पत्ति में। बेटा जब फीटस हमारे बॉडी, एक फीमेल बॉडी में फीटस बनता है, तो उसको उत्पत्ति में पंच महाभूत ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है, शुक्र और शोणित के संयोग के, शुक्र व्हाट इज शुक्र, मेल गैमिट, व्हाट इज शोणित, फीमेल गैमिट। शुक्र बोलते मतलब सीमेन, शोणित मतलब ओवम। इन दोनों का जब फ्यूज करके एक जायगोट बनता है, पता है आपको, जायगोट के बाद आगे चलकर फिटस बनता है। तो जो फिटस गर्भ बनता है बेटा ना, उस गर्भ में चेतन, जो चेतना होती है, कॉन्सियसनेस होती है ना, उसमें ये वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश अपने अलग अलग कार्य करके उस गर्भ की उत्पत्ति, गर्भ की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने मॉडर्न पढ़ा होगा कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट बनता है। उस जायगोट का फर्दर डिवीजन होता है, टू सेल स्टेज, एट सेल सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज बनती है ना। ठीक, तो डिवीजन आयुर्वेद में बताया गया, वो डिवीजन कौन करता है यहाँ पर, वो डिवीजन करता है वायु, ठीक है। उसको डाइजेशन, उसको एनर्जी कौन देता ना होगा, वो होती है अग्नि, ठीक है। ग्रोथ के लिए वाट का चाहिए उसको, जल, क्लेदन जल देगा। और एक कॉम्पैक्शन, आगे चलकर वो 8 से 32 से 64 स्टेज आगे एक कॉम्पैक्शन मिलती जाएगी, उसको कौन देता है, पृथ्वी देती है, ठीक है। और वो एक्सपैंड करती है ना बॉडी, एक एक आएगी ना, मारुला ब्लैटुला स्टेज आती है ना बेटा, तो वो एक्सपेंशन कौन करता है, वो करती है आकाश, ठीक है। तो पंच महाभूत सिद्धांत की पहली उपयोगिता हो गई कि उसकी गर्भ उत्पत्ति में कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर से बता दे रहा हूँ कि शुक्र और शोणित यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस की वजह से एक फीटस का निर्माण होता है। उस फीटस में वायु विभाजन करती है, अग्नि पाचन करती है, जल क्लेदन करता है, पृथ्वी कॉम्पैक्शन मतलब एक संघनन, एक मॉस देता है, और आकाश क्या करता है, उसको एक्सपेंशन करता है। बात करेंगे त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत, तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि तीन दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में। तीन शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। तो इन वात पित्त कफ में कौन से महाभूत होते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, याद कर लीजिए। पित्त में अग्नि, पित्त मतलब गर्मी, गर्मी मतलब अग्नि, बाकी वायु आकाश ऊपर और जल और पृथ्वी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है षड्रस और पंच महाभूत सिद्धांत। मैंने आपसे पहले बता दिया रस छह होते हैं, ठीक है। हर रस में दो दो महाभूत वाले, दो दो महाभूत होते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देखिएगा, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा कैसे याद करना है इसको। तो जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसा, ये छह रस होते हैं, इनमें कौन से महाभूत होता है,
उसको मैं आपको बेटा ऐसे बता सकता हूँ। देखिए, मधुर जो होता है बेटा ना भारी होता है, उसमें पृथ्वी और जल जोड़ दीजिए। अम्ल में पृथ्वी अग्नि कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। क्या कॉमन है? पृथ्वी कॉमन है, हटा दीजिए। क्या बचा? जल और अग्नि में जाना, तो उसको लवण में डाल दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? फिर कटु तिक्त कसा में तीनों में वायु डाल दीजिए। पहले पहले तीनों में क्या डालना है? वायु 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 वायु। ठीक। फिर कटु में अग्नि, तिक्त में आकाश और कसा में पृथ्वी। समझ में आया? नेक्स्ट, त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है? दूसरा सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत के बाद त्रिदोष सिद्धांत। मैं आपसे फिर कहता हूँ, पूरे आयुर्वेद में 3 प्रकार के शारीरिक दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। इनको त्रिदोष कहते हैं। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, जब ये साम्य अवस्था में होते हैं, तो बॉडी हमारी स्वस्थ होती है। और जब ये विषम अवस्था में होते हैं, मतलब नॉट इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, तो वो डिजीज स्टेट होती है हमारी बॉडी की। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन अगर देखा जाए कि एनाटॉमी में जो रचना शरीर होता है, वो पंच महाभूत मूल कारण होता है। और इन फिजियोलॉजी में जो क्रिया क्रिया शरीर में त्रिदोष जो होता है वो मूल कारण होता है। समझ में आया? एनाटॉमी मतलब इस बॉडी का जो स्ट्रक्चरल अगर बात हो रही है, तो वो हमारी कैसे बनी होती है? पंचमहाभूतों से। फिजियोलॉजी मतलब इस बॉडी का फंक्शनल बात हो रही है, फंक्शन कौन कर रहा है? तो ये त्रिदोष इसके मूल कारण होते हैं। लाइक यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार सृष्टि के पोषण यानी न्यूट्रिशन सूर्य करता है, पोषण सोम, सोम मतलब होता है बेटा चंद्रमा। शोषण उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? सन करता है। और प्रेरण इंडक्शन या ड्राइव कौन करता है? वायु करती है। उसी प्रकार वात पित्त कफ भी इस सृष्टि के 3 कार्य करते हैं। देह की उत्पत्ति में वात पित्त एवं कफ ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। बात करते हैं वात पित्त कफ का स्थान कहाँ होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, कोई वात जो होता है ना, ये नाभि के नीचे, नाभि के नीचे जो होता है ये वात का होता है। नाभि और हृदय के बीच में जो होता है वो पित्त होता है। और हृदय के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या होता है? सब कफ का पार्ट होता है। ठीक है। बात करेंगे इसकी उपयोगिता, त्रिदोष की क्या उपयोगिता होती है? तो रोग की उत्पत्ति में त्रिदोष ही कारण होते हैं। किसी भी प्रकार के रोग की उत्पत्ति में हमारे शरीर में कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है, उन दोषों की उत्पत्ति में त्रिदोष ही कारण होता है। या तो वातज बीमारी होगी, या तो पित्तज होगी, या तो कफज होगी, या तो वात पित्त वाली होगी, मतलब होगी तो दोष से ही होगी वो। बात करते हैं शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति में त्रिदोष की कारणता। बेटा मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रकृति है ना, शारीरिक, हर बच्चे की अपनी एक प्रकृति होती है, हर बंदे की अपनी एक प्रकृति होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। वो जो प्रकृति डिसाइड होती है ना, वो जन्म के समय ही डिसाइड होती है। वो जब माता पिता के मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं ना, उसी समय वो प्रकृति डिसाइड होती है। और इस प्रकृति डिसाइड में यही त्रिदोष ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। कि अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं, तो उस समय उनमें जिस दोष की अधिकता होगी, वात वाला बड़ा होगा, तो प्रकृति जो बनेगी प्रोजेनी की, वो वातज वाली होगी। पित्त वाला, पित्त डोमिनेंस अगर होंगे उन दोनों में, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो पित्तज वाली बनेगी। ठीक है। तो जिस दोष की अधिकता उस समय होती है, उसी दोष वाला, उसी प्रकृति वाला पुरुष बंदा या बंदी पैदा होते हैं। ठीक है। बात करेंगे तीसरा, षड्रस सिद्धांत। षड्रस सिद्धांत मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में मधुर आदि रसों को मिलाकर कुछ 6 रस, सॉरी 6 रस बताए गए हैं। होते बहुत सारे रस हैं जो, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 6 रस होते हैं। पुनर्वसु आत्रीन रसों की संख्या 6 मानी है। याद रखना इसको, किसने मानी है 6 रसों की संख्या? तो पुनर्वसु आत्रीन मानी है। जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है। याद रखना, जल से ही रस कैसे होते हैं यार? जल से होती है। पंच महाभूतों को न्यून अधिक मतलब मिनिमम और मैक्सिमम से रसों के विशेष एक्सप्रेशन होता है। किसी में मान लीजिए अगर पृथ्वी ज्यादा है तो उसका अलग टेस्ट मिलेगा, अलग ही स्वाद मिलेगा। किसी में जल ज्यादा है तो उसका अलग स्वाद मिलेगा। तो मतलब पंच महाभूत ही होते हैं किसी की एक्सप्रेशन में। ठीक है। बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। तो बेटा दोषों की प्रबलता देख कर पथ्य पथ्य सॉरी पथ्य अपथ्य, होलसम एंड होलसम, क्या हमारे लिए पथ्य है, क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको बताते हैं यहाँ पर उपयोगिता इसके। ठीक है। फिर यहाँ पता है शोधन में षड्रस की उपयोगिता। दमन होता है ना, वोमिटिंग कराते हैं ना, उसमें कटु तिक्त रस वाले होते हैं। विरेचन में क्या कराते हैं? मधुर अम्ल वाले होते हैं। तीसरा है धातु पोषण सिद्धांत। कौन सिद्धांत है? धातु पोषण सिद्धांत। धातुओं का पोषण मैंने आपसे बताया कि आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये जो 7 धातु होती है ना, ये देह को धारण करने वाली होती है। धातुएं जो होती है क्या करती हैं? वो देह को धारण करती हैं। ठीक है। इनका जो पोषण होता है, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको बताया गया। इसके लिए 3 न्याय है, 3 लॉ हैं। आयुर्वेद में धातुओं के पोषण के लिए 3 न्याय बताए गए। 3 न्याय कौन कौन से हैं? क्षीर दधी न्याय। क्षीर मतलब मिल्क, दधी माने कर्ड। जिस प्रकार मिल्क कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, उस प्रकार
ये इसका नाम पड़ा है क्षीर दधी न्याय। दूसरा बेटा केदारी कुल्या न्याय। केदारी मतलब होता है बेटा फील्ड, और कुल्या मतलब होता है चैनल। ठीक है। खले कपोत न्याय। खले मतलब होता है ग्रेन्स, और कपोत मतलब होता है पिजन। ठीक। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे में एक एक के बारे में। क्षीर दधी न्याय क्या कहता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। कि जिस प्रकार दूध पूर्ण रूप से दही में बदल जाता है, और दही से फिर नवनीत, और नवनीत से घृत बदलता है, उसी प्रकार से पूर्व धातु से उत्तर धातु, मतलब जो प्रिमिटिव धातु होगी उससे अगली धातु, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से निर्माण होता है। अगला है केदारी कुल्यना है, कि जिस प्रकार नाली पहले पास के खेत की सिंचाई के बाद दूसरे दूर के खेत की सिंचाई करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से उन धातुओं को पोषित करता है। जो धातु पास जो धातु पास उसका पोषण जल्दी होता है। ठीक है। खाली कपूर ने क्या कहता है कि कबूतर जिस प्रकार अलग अलग दिशाओं से आकर फल, मतलब जहां अनाज एकत्रित होता आते हैं और अनाज चुकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक मतलब होता है जगत, पुरुष मतलब होता है इंडिविजुअल, साम्य मतलब होता है सिमिलरिटी। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हमसे ये कहता है कि संसार में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी होते हैं। ठीक विपरीत, कि लोक में जो भाव होते हैं वो पुरुष में होते हैं, जो पुरुष में होते हैं वही लोक में होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लोक में पृथ्वी है ना, वैसे पुरुष में मूर्ति भाव है। जल होता है लोक में ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लेद होता है पुरुष में। अग्नि होती है ना, यहाँ बताया संताप होता है। वायु होती है ना, बताया गया पुरुष में प्राण होता है। आकाश होता है ना, पुरुष में बताया गया छिद्र समूह होता है। ठीक है। तो आपकी पहली क्लास आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ये खत्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास की